ऑफ डिमांड। तो आज हम पढ़ेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में। हमें पता है कि डिमांड क्या होती है। डिमांड होती है कि जब मतलब एक जो कंज्यूमर होता है वो डिमांड करता है अलग अलग प्राइसेस पर क्वांटिटीज़ को। डिमांड डिफाइंड किया जाता है क्वांटिटी एक प्रोडक्ट की जो एक कंज्यूमर है ना वो सिर्फ डिज़ायर ही नहीं कर रहा बल्कि वो उसे परचेज़ करना भी चाहता है या रेडी है परचेज़ करने के लिए एक गिवन प्राइसेस पर एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम में। दूसरे शब्दों में कही तो ये रेफर करते हैं रिलेशनशिप प्राइस के बीच में और डिमांड के बीच में। ये इंडिकेट करते हैं कि कितनी क्वांटिटी एक कमोडिटी की डिमांड की जा रही है डिफरेंट प्राइसेस पर। तो कहता है कि जो इकोनॉमिक्स है इसके बीच में डिफरेंस करते हैं डिमांड के बीच में और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। डिमांड होती है क्वांटिटीज़ की जो एक बायर है चाहता है या एबल है खरीदने के लिए अल्टरनेटिव प्राइसेस पे एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, जबकि क्वांटिटी डिमांडेड होती है ना ये एक स्पेसिफिक अमाउंट होती है जो बायर्स है ना खरीदना चाहता है या एबल है एक प्राइसेस पे। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट करती है कि अदर चीज़ें तो इक्वल रहेंगी कांस्टेंट रहेंगी और डिमांड होती है ना गुड्स की वो बढ़ जाएगी जैसे ही प्राइस घटेंगे और घट जाएगी जैसे ही प्राइसेस बढ़ेंगे। मतलब जो प्राइस होते हैं और जो डिमांड होती है ना उनके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होती है। कहता है कि हावेवर ये जो रिलेशन है कोई प्रोपोर्शनल नहीं है। मीनिंग देयर बाय है कि ये ज़रूरी नहीं है कि जब प्राइस गिरेंगे तो डिमांड बढ़े। मतलब वैन प्राइसेस फॉल बाई वन हाफ, जब हाफ प्राइसेस गिरेंगे तो डिमांड है वो डबल होगी। लो ऑफ डिमांड सिंपली इंडिकेट करती है कि जो डायरेक्शन होती है ना चेंज की डिमांड की प्राइसेस के रिजल्ट में सिर्फ वो बताती है, ये नहीं बताती कि कितने मात्रा में होगी। जो लो ऑफ डिमांड है वो हमें बताती है डायरेक्शन चेंज की डिमांड में क्वांटिटी की जैसे ही जो प्राइसेस होते हैं उनमें चेंजमेंट आता है। जो लो होती है ये लो है ये एक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है। ये सिंप्लीफाई बताती है कि जब प्राइसेस गिरेंगे तो डिमांड बढ़ेगी और जब प्राइसेस बढ़ेंगे तो डिमांड घटेगी। ये एक्सप्लेन नहीं करता कि कितना क्वांटिटी डिमांड में बदलाव आएगा, ठीक है, प्राइस में चेंजमेंट के कारण। जो इलास्टिसिटी है ना वो सिंपली एक रेशियो होता है और जो हमें ना काज और इफेक्ट के बीच में रिलेशनशिप बताता है, ठीक है, परसेंटेज टर्म में। जो परसेंटेज चेंज होता है ना वो कैसे निकालते हैं, डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन कोज, परसेंटेज चेंज इन इफेक्ट डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन कोज। एग्जांपल के लिए प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड अज्यूम करते हैं कि जो प्राइस चेंज है ना इज द काज ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज द इफेक्ट। जो प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड वो रेफर करती है कि परसेंटेज चेंज होगा क्वांटिटी डिमांडेड में एक कमोडिटी की क्योंकि चेंजमेंट आ रहा है परसेंटेज चेंज इन प्राइस में। तो इलास्टिसिटी और डिमांड क्या है, एक क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है, ठीक है। यहाँ पे बता रखा है मीनिंग। तो J.S. मीड एंड कोरनोट ने है ना ये अर्ली इकोनॉमिक्स ने रेफर किया था कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इकोनॉमिक्स में, लेकिन इसकी जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है वो डॉक्टर मार्शल ने डेवलप की है। इलास्टिसिटी और डिमांड एक टेक्निकल कॉन्सेप्ट है। इलास्टिसिटी ये मेजर है रिस्पॉन्सिवनेस का एक वेरिएबल का दूसरे के साथ। जो डिमांड होती है ना गुड्स की वो डिपेंड करती है प्राइसेस पे। जो इनकम होती है कंज्यूमर की और जो प्राइस होते हैं रिलेटेड गुड्स के। तो कहते हैं कि जो इलास्टिसिटी और डिमांड है वो इंडिकेट करती है कि कितनी क्वांटिटी डिमांडेड है ना एक गुड्स की वो चेंज होगी प्राइसेस में चेंजमेंट के कारण या जो इनकम है कंज्यूमर की उनके चेंजमेंट के कारण। दूसरे शब्दों में कहे तो जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो तो चेंज करती है कि क्वांटिटी डिमांड का क्या रिस्पॉन्स रहेगा प्राइस में चेंजमेंट के कारण, ठीक है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तीन प्रकार की होती है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक रेशियो होता है जो परसेंटेज चेंज आता है क्वांटिटी डिमांड में परसेंटेज चेंज इन प्राइसेस से। कहता है कि इनवर्स रिलेशनशिप दिखाता है कि जब प्राइसेस बढ़ते हैं तो क्वांटिटी डिमांड घटती है और जब प्राइसेस घटते हैं तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ती है। तो इनके बीच में क्या होता है, इसीलिए हम नेगेटिव साइन लगा के चलते हैं, ठीक है, क्योंकि जो चेंज होता है वो एक चीज़ में पॉजिटिव है तो दूसरे में नेगेटिव होता है, ठीक है। हावेवर ये इग्नोर करता है नेगेटिव साइन को, डिस्कस करता है सिर्फ ओनली एब्सोल्यूट लेवल ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी के बारे में, जैसे कि यहाँ पर नेगेटिव साइन लगाया गया है। जो नेगेटिव साइन होते हैं ये इग्नोर करता है अवॉइड करने के लिए, कन्फ्यूजन ना हो कि ये बढ़ रहा है या नहीं। ये क्या कहता है कि जो कन्फ्यूजन होता है वो कहता है कि जो इलास्टिसिटी है कोफिशिएंट -4 की वो ग्रेटर देन होगी -2 से। ये पॉसिबल कन्फ्यूजन है, ये अवॉइड कर सकते हैं सिंपली कह के कि जो 4 है वो ग्रेटर इलास्टिसिटी है 2 के कंपैरिजन में, ठीक है। नहीं तो नॉर्मली हम -2 को बड़ा समझते हैं -4 से, लेकिन यहाँ पे हमें ये माइनस साइन इग्नोर ही मानना है, वैसे होता है माइनस साइन, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। अब यहाँ पे डेफिनेशन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिफाइन करती है परसेंटेज चेंज क्वांटिटी डिमांडेड में, जिसको डिवाइड करते हैं हम परसेंटेज चेंज इन प्राइसेस से। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांडेड मेजर करते हैं रिस्पॉन्सिवनेस क्वांटिटी डिमांडेड के गुड्स की टू चेंज इन प्राइसेस। डिग्री क्या है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है सभी गुड्स की या एक गुड्स की अलग अलग प्राइसेस पे वो हमेशा सेम नहीं रहती, वो भी अलग अलग होती है या तो ज़्यादा या कम। जो इलास्टिसिटी है उसकी जो रिस्पॉन्सिवनेस है मार्केट में तो उसके अकॉर्डिंग ये बढ़ती या घटती रहती है,
कहता है कि अगर जो गिवन प्राइसेज वो गिरते हैं या घटते हैं एक गिवन प्राइसेज लेवल से तो डिमांड बढ़ती है। जो प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड है वो 0 से इन्फिनिटी के बीच में लाई करते हैं। जब 0 होगी तो मतलब परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड है, अगर इनफाइनाइट है तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि इसको हमने 5 डिग्रीज में बांटा है। परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कब होगी? जब कहता है कि एक गिवन प्राइसेस पे जो डिमांड है वो इनफाइनाइट हो। ठीक है, तो कहता है कि जो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है वो होती है जब जो डिमांड है वो इनफाइनाइट है प्रिवेलिंग प्राइसेस पर। अगर थोड़ा भी प्राइसेस को बढ़ाते हैं घटाते हैं तो जो डिमांड है वो 0 तक जा सकती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है कि इलास्टिसिटी और डिमांड इनफाइनाइट के इक्वल होती है। परफेक्ट कंपटीशन में जो डिमांड कर्व होता है वो परफेक्टली इलास्टिक होता है क्योंकि वो भी एक्स एक्सिस के इक्वल होता है। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड होती है जब ना प्राइसेस में कितना भी बदलाव है बढ़े घटे लेकिन जो क्वांटिटी डिमांड होती है उसमें कोई बदलाव ना आए, वो कांस्टेंट रहे। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी और डिमांड 0 के इक्वल होती है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर बात आती है यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक वो होती है जहाँ पे जितना परसेंटेज चेंज प्राइसेस में आता है उतना ही इक्वल परसेंटेज चेंज क्वांटिटी डिमांडेड में आता है। ठीक है, तो ये यूनिटरी ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की शेप को शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारी 1 की इक्वल होती है। ग्रेटर देन यूनिटरी मतलब जितना परसेंटेज चेंज प्राइस में आ रहा है उससे डबल परसेंटेज चेंज हमारी क्वांटिटी डिमांडेड में है। तो कहता है कि ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक वो होती है जब परसेंटेज चेंज इन प्राइस है ना वो ज़्यादा परसेंटेज चेंज लेके आ रहा है क्वांटिटी डिमांडेड में। जब प्राइसेस गिरे तो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़े। ठीक है, और जब प्राइसेस बढ़े तो टोटल एक्सपेंडिचर घटे। तो ये ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक होता है। इसको ईडी ग्रेटर देन 1 दिखाते हैं। लेस देन यूनिटरी मतलब जितना परसेंटेज चेंज प्राइस में आ रहा है उससे कम परसेंटेज चेंज क्वांटिटी में आ रहा हो। ठीक है, ये लेस देन यूनिटरी होती है इसीलिए ये फ्लैटर ज़्यादा है। तो कहते हैं कि ये 0 और 1 के बीच में रहती है जब डिमांड, तो उसे इनइलास्टिक बोलते हैं। जो इलास्टिसिटी होती है वो ग्रेटर देन 1 होती है और इसे हम इलास्टिक बोलते हैं क्योंकि जो डिवाइडिंग लाइन होती है ना इलास्टिक और इनइलास्टिक डिमांड में उसे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। 2 कैटेगरीज होती है प्राइस इलास्टिसिटी की। देखो 2 एक्सट्रीम सिचुएशन है। एक तो 0 प्राइस इलास्टिसिटी इन रिस्पॉन्स टू एनी चेंज इन प्राइसेस, कोई भी चेंज नहीं होगा या 0 चेंज होगा डिमांड में, तो डिमांड क्या होगी? इनइलास्टिक होगी। इनफाइनाइट प्राइस इलास्टिसिटी, तो एक लिटिल चेंज होता है ना प्राइसेस में वो इनफाइनाइट चेंज लेके आता है डिमांड में। ठीक है, तो 3 नॉर्मल सिचुएशन है, यूनिटरी इलास्टिक, ग्रेटर देन यूनिटरी और लेस देन यूनिटरी। ग्रेटर देन में तो मोर इलास्टिक होता है, लेस देन में लेस यूनिटरी इलास्टिक होता है। मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यूनिटरी, ग्रेटर देन यूनिटरी, लेस देन यूनिटरी। ठीक है, तो ये मेजरमेंट है। तो 5 मेथड होते हैं, टोटल आउटले, एक्सपेंडिचर मेथड, प्रोपोर्शनेट या परसेंटेज मेथड, पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड, आर्क मेथड, रेवेन्यू मेथड। ये दोनों पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड और आर्क मेथड ये ग्राफिक मेथड है। टोटल आउटले एक्सपेंडिचर मेथड, ये जो एक्सपेंडिचर मेथड है ना ये डॉक्टर मार्शल के द्वारा दिया गया था। इसके अंदर जो इलास्टिसिटी होती है ना डिमांड की उसको मेजर करके चलते हैं। तो ये ज़रूरी है जानना कितना चेंजमेंट आ रहा है, जो भी टोटल एक्सपेंडिचर है उसमें प्राइस में चेंजमेंट के कारण मतलब कितना किस डायरेक्शन में आ रहा है। तो इलास्टिसिटी और डिमांड 1 के इक्वल होगी कि चाहे प्राइस घटे बटे जो, लेकिन जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो अनचेंज रहे। इलास्टिसिटी ऑफ ग्रेटर देन 1 होगी जब प्राइसेस जब गिरते हैं तो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ता है, जब प्राइसेस घटते हैं मतलब बढ़ते हैं तो टोटल एक्सपेंडिचर गिरता है। लेकिन इलास्टिसिटी और डिमांड लेस देन 1 होगी जब प्राइस गिरे तो एक्सपेंडिचर भी गिरे और जब प्राइसेस बढ़े तो एक्सपेंडिचर भी बढ़े। ठीक है, तो यही है कि जब पॉजिटिव रिलेशन होता है तो लेस देन यूनिटरी इलास्टिक होती है और जब नेगेटिव रिलेशन होता है तो ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक होता है। और इक्वल 1 होगा जब कोई चेंज में नहीं है टोटल एक्सपेंडिचर में प्राइस बढ़ने या घटने से। ठीक है, ये टेबल की हेल्प से दिखा रखा है। ठीक है, यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे एक्सपेंडिचर घट रहा है, यहाँ पे घट के बढ़ रहा है, बढ़ के घट रहा है। तो इस टाइप से ये ग्राफिकल मेथड में दिखा रखा है हमें। ठीक है, ग्रेटर देन 1 यहाँ पे इक्वल टू 1 और यहाँ पे लेस देन 1। ठीक है, इसको हम टोटल आउटले मेथड भी बोल देते हैं। फिर प्रोपोर्शनेट और या परसेंटेज मेथड, ये जो सेकंड मेथड है मेजर करने का प्लस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इसको प्रोपोर्शनेट या परसेंटेज मेथड बोलते हैं। इस मेथड के अकॉर्डिंग जो परसेंटेज चेंज होता है डिमांड में वो डिवाइड किया जाता है परसेंटेज चेंज इन प्राइसेस से। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हमारा ये फॉर्मूला होता है कि पी अपॉन में क्यू मल्टीप्लाई डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी, मतलब परसेंटेज ये चेंजमेंट होता है, डेल्टा क्यू मतलब परसेंट चेंज। तो ये ध्यान में रखना होगा कि जो परसेंटेज चेंज होता है ना प्राइस में और क्वांटिटी डिमांडेड में एक गुड्स को हम उसको ध्यान में रखते हैं जब मेजर करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, लेकिन हम एब्सोल्यूट चेंज को नहीं, मतलब जो वैल्यू में जो बदलाव आ रहा है उसको ध्यान में नहीं रखते। तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकालते हैं? डेल्टा पी अपॉन में पी मल्टीप्लाई 100। अब बात आते हैं जो परसेंटेज मेथड होता है वो यूज़ करते हैं जब चेंज है ना प्राइस में उसके कारण हमारे डिमांड में भी चेंजमेंट आ रहा हो। ठीक है, नेगेटिव साइन हम लगा के चलते हैं
क्योंकि जो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड होते हैं गुड्स के वो इनवर्स रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव साइन आता है ना, वो हम वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी और डिमांड के पहले लगा सकते हैं। फिर यहाँ पे कैलकुलेट करके हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड। जो पॉइंट इलास्टिसिटी रेफर करता है प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड को एक पॉइंट पर ऑन द डिमांड कर। दूसरे शब्दों में कहें तो जो मेथड है इसको हम इलास्टिसिटी और डिमांड के नाम से भी जानते हैं, अलग अलग पॉइंट्स पर एक लीनियर डिमांड कर्व पर, ठीक है। तो कहते हैं इलास्टिसिटी को कंप्यूट करते हैं हम एक सिंगल पॉइंट पर डिमांड कर्व पे इनफाइनाइट स्मॉल चेंजेस से, ठीक है। तो पॉइंट प्राइस इलास्टिसिटी ऑन ए लीनियर डिमांड कर डिपेंड करती है कर्व के स्लोप पर या जो पॉइंट होते हैं मेजरमेंट के उस पर। जो प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड है ये डिफरेंट होती है अलग अलग पॉइंट्स पर, ठीक है। तो प्राइस इलास्टिसिटी है हर पॉइंट पर एक गिवन डिमांड कर पे वो मेजर करते हैं सेपरेटली लीनियर डिमांड कर। तो कहता है कि जो लीनियर डिमांड कर होता है उसमें हम है ना, जैसे ये MN एक लाइन है तो ये जो लोअर सेगमेंट है और अपर सेगमेंट है उसके रेशियो के अकॉर्डिंग निकालते हैं। तो पॉइंट ए पे ए है, ठीक है। यहाँ पे जो डिमांड कर वो इलास्टिक है, ठीक है, क्योंकि AN अपॉन में M, तो ये पोर्शन ज़्यादा है बड़ा है और ये छोटा है तो इलास्टिक रहेगी, ठीक है। लेकिन पॉइंट C पर ये इनइलास्टिक है, ठीक है। तो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग इलास्टिसिटी को दिखाते हैं। तो पॉइंट P पे ये मिडल में है तो यूनिटरी है, ठीक है। A पे है लोअर सेगमेंट हमारी लेंगे, फिर अपर सेगमेंट तो ये बड़ी है तो ग्रेटर देन है, और यहाँ B पे लेस देन 1 है, और N पे 0 है, और M पे इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट ग्रेटर देन 1 इज इक्वल टू 1 लेस देन 1 और 0, ठीक है। फिर बात आती है नॉन लीनियर डिमांड। जो डिमांड कर्व होता है वो नॉन लीनियर हो, इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी और डिमांड एट एनी पॉइंट जो लोकेटेड है एक टेंजेंट पे, क्योंकि यहाँ पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ करके चलते हैं जो टच करती है पॉइंट से। ये जो पॉइंट होते हैं डिवाइड कर देता है टेंजेंट को 2 पार्ट्स में, ठीक है, लोअर सेगमेंट में और अपर सेगमेंट में, ठीक है। बात है डिमांड कर्व कांस्टेंट इलास्टिसिटी। तो कहता है कि जब डिमांड कर्व OX एक्सिस के पैरेलल होता है तो इनफाइनाइट इलास्टिसिटी होती है, मतलब जब वो X से X एक्सिस के बराबर होता है। जब वो Y एक्सिस के बराबर होता है तो 0 इलास्टिसिटी होती है, ठीक है। और जब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है तो यूनिट इलास्टिसिटी होती है। अब बात आती है क्या जो स्लोप होता है डिमांड कर्व का एक इंडेक्स है इलास्टिसिटी का। तो जो स्लोप होता है डिमांड कर्व का वो फनली कंफ्यूज करता है इलास्टिसिटी के साथ, बट इनफैक्ट जो स्लोप होता है ना वो सेम नहीं रहता जैसे कि इलास्टिसिटी, क्योंकि जो डिमांड कर्व का स्लोप होता है वो डिपेंड करता है जो भी चेंज आता है प्राइस में और क्वांटिटी में, ठीक है, डेल्टा P अपन में डेल्टा Q। लेकिन जो हमारा इलास्टिसिटी है वो डिपेंड किस पे करता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, मतलब वो इसका रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो यही बोला है जो स्लोप होता है लीनियर डिमांड कर्व का वो क्या होगा, AC हैविंग ए नेगेटिव स्लोप, क्योंकि ये AC है, ये नेगेटिव स्लोप है, कांस्टेंट है थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द कर्व, और ये इक्वल किसके है, डेल्टा P अपॉन में डेल्टा Q, मतलब प्राइस में जो चेंजमेंट हो रहा है और क्वांटिटी में जो चेंजमेंट हो रहा है। ये इनवर्स रिलेशनशिप रखता है किससे, डेल्टा Q डिवाइड बाय डेल्टा P से, ठीक है। और जो डेल्टा Q और डेल्टा P होता है वो भी पूरी टाइम क्या है, कांस्टेंट ही रहता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारी ये फॉर्मूला होता है -P डिवाइड बाई Q मल्टीप्लाई डेल्टा Q डिवाइड बाई डेल्टा P, जो रेसिप्रोकल होता है स्लोप इसका, ठीक है। अब इसमें बता रखा है क्योंकि जो इलास्टिसिटी और डिमांड होती है डिफरेंट पॉइंट्स पर डिमांड करके वो डिफरेंट होती है, लेकिन इसका जो स्लोप है वो हमेशा सेम रहता है, कांस्टेंट रेट से गिरता रहता है। जो स्लोप होता है डिमांड कर का वो कोई इंडेक्स नहीं है इलास्टिसिटी का। तो यहाँ पे हम देखें तो क्या इलास्टिसिटी और डिमांड इनफाइनाइट है, बीच में होती है 1 और नीचे जैसे जाते हैं तो क्या हो जाती है 0। अब बात आती है आर्क इलास्टिसिटी। तो आर्क इलास्टिसिटी भी एक मेजर है एवरेज रिस्पॉन्सिवनेस का टू प्राइस चेंज जो दिखाए गए हैं डिमांड कर्व में कुछ डेफिनेट पोर्शन तक बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन ए डिमांड कर्व। जो एक आर्क इलास्टिसिटी होती है ना वो पोर्शन होता है 2 पॉइंट्स के बीच में डिमांड कर्व पर। जो पोर्शन होते हैं 2 पॉइंट्स पर A और C जो भी डिमांड कर्व पे दिखाया गया, जैसे एक ये है A, ये एक है C, तो कहता है कि इसे ही बोलते हैं हम एक आर्क, ठीक है। A और C के बीच का जो पोर्शन उसे हम क्या बोलेंगे, आर्क, जैसे इसने दिखाया भी है डॉटेड लाइन से। और डी हमारा क्या है, डिमांड कर्व है। तो जो इलास्टिसिटी हमें मिलती है मिड पॉइंट से या एवरेज प्राइस एंड क्वांटिटी से, उसको हम आर्क इलास्टिसिटी की तरह यूज़ करते हैं। आर्क इलास्टिसिटी एक इलास्टिसिटी होती है एज द मिड पॉइंट
ऑफ एन आर्क ऑन ए डिमांड कर्व। ठीक है, जो आर्क इलास्टिसिटी होती है वो मेज़र करती है एवरेज इलास्टिसिटी को दो पॉइंट्स के बीच में डिमांड कर्व पर। तो फॉर्मूला हमारा यही होता है। तो जब आप आर्क इलास्टिसिटी का यूज़ करेंगे तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा सॉरी Q1 माइनस क्यू डिवाइड बाई Q1 प्लस क्यू मल्टीप्लाई P1 प्लस P डिवाइड बाई P1 माइनस P। ठीक है, पहले ऊपर क्वांटिटी का डिफरेंस है, नीचे प्राइसेस का डिफरेंस है, यहाँ पे प्राइसेस का एडिशन और यहाँ पे क्वांटिटी का एडिशन है। ठीक है, अब बात आती है जो आर्क इलास्टिसिटी मेथड होता है उसके अकॉर्डिंग अगर जो प्राइस होते हैं वो बढ़ते हैं, ठीक है, या फॉल होते हैं सेम रेशियो में, तो जो डिमांड होती है वो उसी के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट्स होगी या एक्सटेंड होगी सेम रेशियो में। ठीक है, इलास्टिसिटी और डिमांड होती है वो सेम ही रहती है, लेकिन जो परसेंटेज मेथड होता है अगर हम उसको यूज़ करते हैं तो जो इलास्टिसिटी और डिमांड है ना, अब वो एग्जांपल के अकॉर्डिंग वो अलग रहेगी। जो आर्क इलास्टिसिटी मेथड है इसीलिए बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक होता है, डिपेंडेबल होता है परसेंटेज इलास्टिसिटी डिमांड के कंपैरिजन में। कहता है कि ये डिफरेंस होता है कि जो आर्क इलास्टिसिटी है और जो पॉइंट इलास्टिसिटी और डिमांड है उनके बीच में आर्क इलास्टिसिटी एक एवरेज वैल्यू है इलास्टिसिटी की। ठीक है, जबकि पॉइंट इलास्टिसिटी एक वैल्यू है पर्टिकुलर पॉइंट की कर्व के ऊपर। अब है रिवेन्यू मेथड, जो फिफ्थ मेथड आता है कैलकुलेट करने का प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, वो है रिवेन्यू मेथड। जो सेल्स प्रोसीड्स होती है ना वो ऑब्टेन करते हैं हम बेच करके एक प्रोडक्ट को। ठीक है, जिसे हम रिवेन्यू बोलते हैं। सपोज करो 10 मीटर कपड़ा बेच रहे हैं, एक फर्म को 50 रुपये मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये 50 रुपये क्या है, ये उसका टोटल रिवेन्यू है। ठीक है, तो टोटल रिवेन्यू को जब आप नंबर ऑफ यूनिट जो भी उससे डिवाइड कर देते हो तो क्या आ जाता है, एवरेज रिवेन्यू। ठीक है, तो एवरेज रेवेन्यू आ जाता है। तो एवरेज रेवेन्यू होता क्या है, वो एक यहाँ एक प्राइस है, ये सिनोनिम्स टर्म्स हैं, हम एवरेज रेवेन्यू को प्राइस के इक्वल मान सकते हैं। और कहता है कि जब टोटल रेवेन्यू में कोई एडिशन होता है एक्स्ट्रा यूनिट बेचने के बाद तो उसे बोलते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। तो एवरेज रेवेन्यू को हम ना फर्म का डिमांड का भी बोल सकते हैं। तो प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड मेजर करते हैं हम एवरेज एंड मार्जिनल रेवेन्यू के हेल्प से। तो फॉर्मूला है एवरेज रेवेन्यू डिवाइड बाई एवरेज रेवेन्यू माइनस मार्जिनल रेवेन्यू। फिर इसने आगे दे रखा है, हमें ये दिखा दिया। अब देखो ये मार्जिनल रेवेन्यू है, ये एवरेज रेवेन्यू है, दोनों डाउनवर्ड स्लोपिंग है। मार्जिनल रेवेन्यू तो नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग भी है, लेकिन एवरेज रेवेन्यू कभी भी नेगेटिव और जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसने कैसे कर रखा है, ये पी पॉइंट है तो इसके नीचे का पोर्शन हो गया लोअर पोर्शन, ऊपर का हो गया अपर पोर्शन, तो इसी से निकाल रखा है इलास्टिसिटी और डिमांड को। ओ एक्स एक्सिस पे तो क्वांटिटी, ओ वाई एक्सिस पे प्राइसेस को दिखा रखा है। ठीक है, तो इसने इसी के अकॉर्डिंग किया है कि पी बी अपॉन में पी ए और यहाँ पे पी एम, ठीक है, अपॉन में ए ई। ठीक है, ये वाला ए ई, तो इसी से इसने कर रखा है। ठीक है, ये वाला ले लिया, ये वाला ले लिया। ओके, तो आप ये इक्वेशन ज़रूर नहीं है दिखाओ, आपको बेसिक नॉलेज होना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, बाय द यूज ऑफ वो फॉर्मूला जो वैल्यू एफ ई डी है वो एक से ज़्यादा आ रही है, इसका मतलब है कि जो प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड है अगर वो इक्वल आती है 1 के तो यूनिटरी होगी, अगर वो 1 से ज़्यादा आती है तो ग्रेटर देन यूनिटरी होगी, और लेस देन 1 आती है तो लेस देन यूनिटरी होगी। ठीक है, अब है टोटल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू होता है ना एक फर्म का, कहता है कि वो क्या होता है कि जब भी सारी जितनी भी यूनिट्स हैं उनको बेचने के बाद जो टोटल रेवेन्यू मिलता है, ठीक है, वो होता है टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू होता है ना वो सम होता है। ठीक है, टोटल रेवेन्यू क्या होता है, एक सम होता है जो सारी यूनिट्स को बेचने से मिलता है। ठीक है, ये कैलकुलेट करने के लिए टोटल रेवेन्यू को या तो एवरेज रेवेन्यू को मल्टीप्लाई करते हैं हम नंबर ऑफ यूनिट्स से जो बेची गई हैं, या मार्जिनल रेवेन्यू को ऐड कर देते हैं सारों को। ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू इक्वल टू सिग्मा एम आर भी होता है मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, ये चेंज होता है टोटल रेवेन्यू में जब हम सेल करते हैं एक या उससे एक्स्ट्रा यूनिट को। तो मार्जिनल रेवेन्यू को कैलकुलेट करने के लिए या तो जो टोटल रेवेन्यू है उसको डिवाइड कर देते हैं हम जो भी चेंज आ रहा है क्वांटिटी में उससे, या जो डिफरेंस होता है एक्स्ट्रा यूनिट्स का उससे। चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाई चेंज इन क्वांटिटी से मार्जिनल रेवेन्यू आ सकता है, या TRN-1। ठीक है, तो दोनों मेथड्स का आप यूज़ कर सकते हो। एवरेज रेवेन्यू ऑर्डिनरी लैंग्वेज में कहें तो
जो प्राइस पर यूनिट होता है वो मतलब इस टेक्निकल उसे बोलते हैं एवरेज रेवेन्यू। जो एवरेज रेवेन्यू है ये दूसरा नाम है प्राइस पर यूनिट का। दूसरे शब्दों में कहें तो एवरेज रेवेन्यू है ना ये पर यूनिट रेवेन्यू है जो रिसीव होता है फ्रॉम सेल ऑफ वन ऑफ द कमोडिटी। मतलब एवरेज रेवेन्यू होता है पर यूनिट, ठीक है। प्राइस पर यूनिट के बारे में बताता है। एवरेज रेवेन्यू रेशियो होता है टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाई क्वांटिटी जो भी बेची गई है, ठीक है। तो इसकी हम दोनों फॉर्मूला लगा टी आर अपॉन में क्यों तो कह भी सकते हैं एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू प्राइस, ठीक है। अब टोटल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू में रिलेशन। तो एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है वो कोइंसाइड करते हैं और एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट होते हैं और ये पैरेलल होते हैं ओ एक्स एक्सिस से। और टी आर होता है ये हमारा कॉन्स्टेंट रेट से अपवर्ड स्लोपिंग होता है, ये होता है हमारा परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन में, ठीक है। तो इसमें ये बोल रखा है टोटल रेवेन्यू अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन है और सेल है हर यूनिट की वो क्या कर रही है इंक्रीज कर रही है टोटल रेवेन्यू को, जबकि जो एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन्स है। कब मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। जो एम आर कर्व है ये एक मिडवे है ए बी के बीच में, मतलब ए सी के बीच में ए बी और बी सी, ठीक है। तो ये इक्वल पोर्शन पे है। टोटल रेवेन्यू क्या होता है सिग्मा एम आर होता है, ये जितना भी एम आर के नीचे पोर्शन है हमारा टोटल रेवेन्यू को ही दिखा रहा है। अब रिलेशन बिटवीन टोटल रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू। अगर एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू है ना वो सेपरेट हैं और नीचे गिर रहे हैं तो इसमें हम देखते हैं। तो कहता है कि इन दोनों के बीच में रिलेशन हम देखते हैं, ठीक है। अगर कहता है कि टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम कब होगा, टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम होगा जब मार्जिनल रेवेन्यू हमारा क्या हो जीरो। टोटल रेवेन्यू हमारा ना गिरेगा कब जब मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव हो, ठीक है। और टोटल रेवेन्यू इंक्रीज उस रेट से होता है जब मार्जिनल रेवेन्यू गिरता होता है, ठीक है। इंक्रीज तो होता है लेकिन वो डिक्रीजिंग रेट से, ठीक है। तो यही बोल रखा है एवरेज रेवेन्यू कर्व कभी भी हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है, कभी भी जीरो नहीं हो सकता। जितने भी एवरेज और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है दोनों गिर रहे हैं। मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है वो एवरेज से नीचे है, मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव है, जीरो भी है नेगेटिव भी है, लेकिन एवरेज रेवेन्यू हमेशा पॉजिटिव रहता है, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हो कि मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव हो सकता है, मार्जिनल रेवेन्यू जीरो भी हो सकता है। जब मार्जिनल रेवेन्यू जीरो होगा तो ये मैक्सिमम होता है, ठीक है। इसे पॉइंट ऑफ सैचुरेशन बोल देते हैं। जब दोनों एवरेज रेवेन्यू कर्व एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व कनकेव हो, सॉरी कन्वेक्स है पहले, ठीक है, बाद में आएगा कनकेव। तो जब वो दोनों कन्वेक्स होते हैं तो एवरेज रेवेन्यू कर्व और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है ना वो दिखा रखे हैं कन्वेक्स है टू द पॉइंट ऑफ ओराइजन। इस सिचुएशन में जो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है वो इंटरसेक्ट कर रहा है एक ओरिजेंटल लाइन को जो हमने ड्रॉ की है एवरेज, मतलब एक पॉइंट एवरेज रेवेन्यू पर ओरिजेंटल लाइन है, ठीक है, ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन एवरेज रेवेन्यू कर्व टू ओ वाई एक्सिस। इस ओ वाई एक्सिस से हमने एक पॉइंट ड्रॉ किया और इसके बीच से हमने मार्जिनल रेवेन्यू को ड्रॉ किया है, ठीक है। तो कहता है कि बी पॉइंट पर जो सिचुएटेड है मतलब मिड पॉइंट में ए और सी के, तो हम देख रहे हैं कि ए बी छोटा है और बी सी बड़ा है, ठीक है, क्योंकि है ना ये कम मतलब डिस्टेंस है बीच से नहीं है, ये बिल्कुल भी ये है ना एक को ज़्यादा पोर्शन छोड़ रहा है एक को कम। तो जो एम आर है ये नियर किसके है, ये हमारा वाई एक्सिस के नियर है, ठीक है। तो एवरेज रेवेन्यू है वो हमारा दूर है इससे। तो ये कह रखा है कि ओ वाई एक्सिस देन एवरेज रेवेन्यू कर्व इज ए बी इज लेस देन बी सी की, ए बी है ये छोटा है बी सी से, ठीक है। तो यही एक्सप्लेन कर रखा है कि अब जब वो कनकेव हो तो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है जैसा कि इसमें दिखाया गया कनकेव होंगे तो बी सी पोर्शन छोटा होगा ए बी बड़ा होगा, ठीक है। इस केस में जो एम आर कर्व है वो इधर से आ रहा है बी पॉइंट से। तो कहता है कि इन दिस केस जो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है वो इंटरसेक्ट करेगा जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है ए आर पे, ठीक है, वाई एक्सिस से। तो इस केस में ए बी बड़ा मतलब ए बी इज ग्रेटर देन बी सी। अब रिलेशनशिप है एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। तो ये तीनों दिखा रखे ये एवरेज रेवेन्यू, ये मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू है और ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है अलग अलग पॉइंट ग्रेटर देन 1 इक्वल टू 1 लेस देन 1, ठीक है। तो ग्रेटर देन 1 कब होता है जब एम आर पॉजिटिव हो, इक्वल टू 1 जब एम आर जीरो हो और लेस देन 1 जब एम आर नेगेटिव हो। तो मोनोपोली केस में जो एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है दोनों डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं। इसका मतलब ये है कि डिफरेंट पॉइंट्स पर और एवरेज रेवेन्यू कर्व के जो इलास्टिसिटी और डिमांड है वो डिफरेंट रहते हैं। जो रिलेशनशिप है ना एवरेज रेवेन्यू कर्व में मार्जिनल रेवेन्यू कर्व में वो दिखाई गई है इलास्टिसिटी और डिमांड के बेस पे। हम ये देख सकते हैं कि जो एवरेज रेवेन्यू कर्व है ना फर्म का वो डिमांड कर्व भी है। एक फर्म जानती है कि
इसकी जो डायरेक्शन है इन विच जो टोटल रेवेन्यू मूव होगा एज ए रिजल्ट ऑफ चेंज इन प्राइस वो गुड है। जो रिलेशन होता है ना एवरेज रेवेन्यू का विद मार्जिनल रेवेन्यू ऑन द बेसिस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और डायग्रामेटिकली हमें इसमें बताया गया है कि एवरेज रेवेन्यू कर्व है और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है, इनको दिखाया गया। ये क्लियर है कि पॉइंट क्यू से पहले जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ना, पॉइंट क्यू से पहले जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है एवरेज रेवेन्यू कर्व की वो बड़ी है यूनिटी से, और मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव है। इसका इम्प्लाई है कि जो फर्म है वो रिड्यूस कर रही है प्राइस पर यूनिट को, अगर कहती है कि ऐसा करेगी तो टोटल रेवेन्यू बढ़ेगा। दूसरे शब्दों में कहे तो जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो पॉजिटिव है और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है एवरेज रेवेन्यू कर्व की वो यूनिटी से बड़ी है। अगर फर्म है और लो प्राइस फिक्स कर देगी आउटपुट पे तो पॉइंट क्यू पे, तो प्राइस इलास्टिसिटी और एवरेज रेवेन्यू वो 1 के बराबर हो जाएगी। इस सिचुएशन में जो मार्जिनल रेवेन्यू वो 0 हो जाएगा। और कहता है कि अगर जो फर्म है वो चेंज करती है अपने प्राइस सिचुएशन को, इस सिचुएशन में भी ठीक है तो कोई चेंजमेंट नहीं आता टोटल रेवेन्यू पे। जब ये रहते हैं तो कांस्टेंट रहता है, मैक्सिमम रहता है। लेकिन अगर वो इससे भी प्राइस को कम करेगी तो जो प्राइस इलास्टिसिटी है हमारे एवरेज रेवेन्यू की वो लेस देन 1 हो जाएगी। इस सिचुएशन में जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो यही बोल रखा है कि मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। एवरेज रेवेन्यू हमेशा पॉजिटिव होता है। मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव एवरेज रेवेन्यू मोर होता है उससे, लेकिन मार्जिनल रेवेन्यू जब नेगेटिव होता है तो एवरेज रेवेन्यू गिरना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वो कभी नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, तो यही इसमें बताया गया है। अब है म्यूचुअल डिटर्मिनेशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एवरेज एंड मार्जिनल रेवेन्यू। तो अगर फर्म जानती है कि कोई भी 2 या 3 एलिमेंट्स है, नेमली एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं थर्ड एलिमेंट को इसकी हेल्प से। ठीक है, अगर 1-2 चीज़ें हमें दे रखी है ना तो तीसरी चीज़ हम इस फॉर्मूला की हेल्प से निकाल सकते हैं। ठीक है, पी पॉइंट पे इसको टेंजेंट है, तो ये इसमें एक्सप्लेन किया गया है ड्रामेटिकली। अब इसमें एविडेंट है कि हम नॉर्मली निकालते हैं लोअर पोर्शन डिवाइड बाई अपर पोर्शन, वही पीछे वाला जो पोर्शन क्या था उसी की हेल्प से कोई इक्वेशन वगैरह बना रखी है। ठीक है, अब बात आती है कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसका फॉर्मूला है एवरेज रेवेन्यू डिवाइड बाई एवरेज रेवेन्यू माइनस मार्जिनल रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू निकालना हो तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मल्टीप्लाई मार्जिनल रेवेन्यू डिवाइड बाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड -1। मार्जिनल रेवेन्यू को निकालना हो तो एवरेज रेवेन्यू मल्टीप्लाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड -1 डिवाइड बाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिटरमाइन करते हैं? रियल लाइफ में हम देखते हैं कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है कुछ गुड्स की वो यूनिटी होती है, लेकिन कुछ की उससे ज़्यादा होती है और कुछ की उससे कम होती है। तो क्या रीजन है ऐसा होने का? तो कहते हैं कि नेचर ऑफ द कमोडिटी, जितने भी हमारी नेसेसिटी के आइटम होते हैं उनकी जो डिमांड होती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वो लेस देन 1 होती है। लग्जरीज आइटम की ग्रेटर देन 1 होती है और कंफर्ट की इक्वल टू 1 होती है। ठीक है, तो 3 प्रकार के आइटम में बांट रखा है इसने। तो नेसेसिटी में आते हैं सोल्ट, केरोसिन ऑयल वगैरह, मैच बॉक्स वगैरह, इनकी लेस देन यूनिटी होती है, मतलब इन इलास्टिक होती है। ये क्यों होते हैं कि जो कंज्यूमर है वो खरीदेगा इनकी सिर्फ जितनी उसे रिक्वायरमेंट है उतनी, चाहे प्राइस घटे बढ़े उसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जो चेंज होता है इनके प्राइसेस में वो कम इफेक्ट डालता है डिमांड पे। ऑन द अदर हैंड जो प्राइस इलास्टिसिटी और लग्जरीज की अगर प्राइस गिर जाएंगे तो सब खरीदने की सोच लेंगे, तो इनकी इलास्टिक होती हैं। और जो कंफर्ट वगैरह की होती है उसमें तो कोई चेंज में नहीं आता, वो यूनिटी के बराबर सी होती है, ट्रांजिस्टर कूलर वगैरह। अब है एबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, तो जो जितने बड़ा सब्स्टिट्यूट होगा उतनी उसकी इलास्टिसिटी होगी। तो ग्रेटर द नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट अवेलेबल फॉर द प्रोडक्ट ग्रेटर विल बी द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो कहता है कि जो गुड्स होते हैं उनके जो सब्स्टिट्यूट अगर अवेलेबल है रीजनेबल प्राइसेस पे, जैसे टी एंड कॉफ़ी है, पेन एंड बॉल पेन है, मिल्क शेक वगैरह है, तो इनकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अच्छी होगी। ठीक है, इलास्टिक होगी। ऐसा क्यों है कि जो प्राइस अगर एक के बढ़ेंगे तो दूसरे पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो यही कह रखा है कि जो भी कमोडिटी है जिनके कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होते उनकी इन इलास्टिक डिमांड होती है, लाइक सिगरेट, लिकर वगैरह। गुड्स विद डिफरेंट यूजेस, ग्रेटर द नंबर ऑफ यूजेस ग्रेटर विल बी द इलास्ट। एक ही चीज़ का आप बहुत सारे यूज़ कर सकते हो तो ज़्यादा इलास्टिसिटी होगी। गुड्स जो डिफरेंट यूजेस में पुट किए जा सकते हैं इलास्टिक डिमांड होती है, जैसे उसको क्योंकि बहुत सारे यूजर यूज़ करते हैं। लेकिन कहता है कि जो इलास्टिसिटी ऑफ चार्ज है जहाँ पे हाई हो तो कहता है कि इट इज़ यूज टू लाइटिंग पर्पज ओनली एंड सो, जो जैसे भाई बिजली है, हीटिंग है, लाइटिंग है, कूलिंग है, तो अगर उसके चार्जेज हाई होंगे तो सिर्फ उसको हम कम मतलब डिमांड पूरी करेंगे, आई मीन कम यूजेस करेंगे, क्योंकि भाई पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे तो सिर्फ अर्जेंट में ही करेंगे तो डिमांड गिर जाएगी। पोस्टपोनमेंट ऑफ द यूज, अगर पोस्टपोन कर सकते हैं ना फ्यूचर में किसी भी चीज़ का यूज़ तो इलास्टिक डिमांड होती है, और नहीं कर सकते तो इन इलास्टिक डिमांड होती है।
इनकम ऑफ द कंज्यूमर, जो पीपल होते हैं जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा या बहुत कम होती है वो इन इलास्टिक डिमांड रखते हैं। ऐसा क्यों होता है कि जो राइज और फॉल होता है ना प्राइसेस में, वो बहुत कम इफेक्ट डालता है उनकी डिमांड पर। ऑन द अदर हैंड जो डिमांड होती है ना मिडिल इनकम पीपल की, वो इलास्टिक होती है, और जो राइज होता है प्राइसेस ऑफ गुड्स में डिमांड की जाती है इन लोगों के द्वारा, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब बात आती है हैबिट ऑफ द पीपल। जो डिमांड होती है ना, डिमांड फॉर द गुड्स, दोज गुड्स जो इन इलास्टिक है, जिस पे जो कंज्यूमर है वो हैबिटुएट हो गया है। ठीक है, जैसे सिगरेट वगैरह का अगर आप आदी हो गए तो उसकी डिमांड इन इलास्टिक रहेगी। फिर है प्रोपोर्शन ऑफ द इनकम स्पेंड ऑन क्वांटिटी। ग्रेटर द प्रोपोर्शन ऑफ द इनकम जो स्पेंड किया जा रहा है किसी भी प्रोडक्ट पे, तो वहाँ पे इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, गुड्स ऑन विच जो कंज्यूमर है वो बहुत स्मॉल पोर्शन कर रहा है, ठीक है, तो इन इलास्टिक डिमांड हो गया। एग्जाम्पल की न्यूज़पेपर, टूथपेस्ट, टूथब्रश एटसेट्रा। जो राइज होते हैं इनके प्राइस में वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते इनके डिमांड को। ऑन द अदर हैंड जो गुड्स होते हैं जिस पे जो कंज्यूमर है स्पेंड करता है कंसिडरेबल पार्ट अपनी इनकम का, वहाँ पे इन इलास्टिक डिमांड होगी। एग्जाम्पल के लिए क्लॉथ, न्यूट्रिशियस फूड, डेजर्ट, कूलर वगैरह। ठीक है, तो राइज होते हैं इनके प्राइसेस में, तो इनकी डिमांड को कम कर देते हैं। प्राइस लेवल, मीडियम प्राइस पे इलास्टिसिटी होती है, हाई लेवल पे लो प्राइस, हाई लेवल या लो प्राइस पे इन इलास्टिक डिमांड होती है। तो कहते हैं कि अगर वेरी लो प्राइस गुड्स हैं तो इन इलास्टिक डिमांड रहेगी, वेरी हाई प्राइस है तो भी इन इलास्टिक रहेगी। एग्जांपल डायमंड, ज्वेलरी, कॉस्टली कारपेट वगैरह। और जो चेंज होता है ना प्राइसेस में इन गुड्स का, वो लिटिल चेंज लेके आता है क्योंकि डिमांड में। लेकिन लो प्राइस गुड्स होंगे वैसे उनकी भी इन इलास्टिक डिमांड होगी, जैसे पोस्ट कार्ड, चीप स्टैम्प वगैरह। लेकिन मीडियम प्राइस गुड्स पे वो इलास्टिक होती है। ठीक है, ना ज़्यादा चीप होते हैं ना ज़्यादा महंगे होते हैं। टाइम, शॉर्ट पीरियड में इलास्टिक होती है, लॉन्ग पीरियड में इलास्टिक होती है। तो जो टाइम ट्रेंड होता है ना वो मूव करता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। तो कहता है कि लॉन्ग पीरियड में इलास्टिक होती है और शॉर्ट पीरियड में इन इलास्टिक होती है। जितना ज़्यादा बड़ा पीरियड होगा उतना ही हम एडजस्ट कर सकते हैं प्राइस वगैरह को, तो इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हो। इसमें जैसे कर्व में भी दिखाया गया है, डिमांड शॉर्ट टर्म की, ये डिमांड लॉन्ग टर्म की है, ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं। ठीक है, अब है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो कहते हैं कि जो गुड्स डिमांड किए जाते हैं ज्वाइंट या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बेस पे, तो वो इन इलास्टिक डिमांड है। एग्जांपल के लिए कार, पेट्रोल, अगर एक के बढ़ेंगे तो दूसरे की भी डिमांड, प्राइस बढ़ गई तो दूसरे की भी डिमांड घट जाएगी। ठीक है, फिर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इस सिचुएशन में कहता है कि जब जो प्राइस होते हैं ना गिवन क्वांटिटी के प्राइस और रिलेटेड गुड्स घटे, ये तो वो कांस्टेंट रहते हैं, लेकिन वो परसेंटेज चेंज होता है क्वांटिटी डिमांड, वो सिर्फ परसेंटेज चेंज ऑन इनकम से ही अफेक्ट करता है। ठीक है, तो इसमें दिखा रखा है कि जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसका मतलब है जो भी परसेंटेज चेंज आ रहा है क्वांटिटी डिमांडेड में टू द परसेंटेज चेंज इन इनकम। तो मेजरमेंट क्या है इनकम इलास्टिसिटी का, जो भी प्रोपोर्शनिटी या परसेंटेज चेंज आ रहा है क्वांटिटी डिमांडेड में डिवाइड बाई प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज चेंज इन इनकम। ठीक है, तो ये डिवाइड किया गया वाई डिवाइड बाई क्यू मल्टीप्लाई डेल्टा क्यू डिवाइड बाई डेल्टा वाई। ठीक है, ये इनकम में ये फॉर्मूला दिखा रखा है। बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्राइस की जगह वाई आ जाएगा, वाई मतलब इनकम। अब डिग्री दिखा रखी है, पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पॉजिटिव मतलब जब इनकम बढ़ने के साथ साथ डिमांड भी बढ़ रही हो, ठीक है, तो उसे पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। नॉर्मल गुड्स के केस में होता है। तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होते हैं गुड्स की, वो पॉजिटिव रहती है। जब जब इनकम बढ़ती है कंज्यूमर्स की तो उसकी डिमांड भी बढ़ती है। ठीक है, तो ये नॉर्मल गुड्स के केस में होता है। ठीक है, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हाँ इसका स्लोप अपवर्ड होगा, आप याद कर सकते हैं। इनकम इसमें तीन चीज़ों में बांटा है पॉजिटिव को, यूनिटरी, लेस देन यूनिटरी, मोर देन यूनिटरी। यूनिटरी के बराबर कब हो गया, जितना पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी और डिमांड में चेंजमेंट आया उतना ही मतलब परसेंटेज चेंज इन इनकम है ना वो सेम हो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड से। और लेस देन यूनिटरी कब होगा, जब परसेंटेज चेंज इनकम में ज़्यादा हो और डिमांड में कम हो। ठीक है, और मोर देन यूनिटरी जब परसेंटेज चेंज क्वांटिटी डिमांडेड में ज़्यादा हो और इनकम में कम हो। नेगेटिव इनकम इलास्टिक ये होता है इन्फीरियर गुड्स के केस में कि जब इनकम बढ़ती है डिमांड घटती है। ठीक है, क्योंकि जो घटिया क्वालिटी का सामान होता है लोग उसको खरीदना बंद कर देते हैं जब उनके पास अच्छा पैसा आ जाता है, तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जीरो होती है जब कितना भी चेंजमेंट आए इनकम में कंज्यूमर की, कोई भी चेंजमेंट नहीं आता उसकी डिमांड में। ठीक है, उतना ही डिमांड करता रहता है, चाहे कितना ही प्राइस उसकी इनकम वगैरह में चेंजमेंट कर लो। इनकम दिखा रहे हैं वाई एक्सिस पे। तो इसने तीनों ही को पॉजिटिव, कांस्टेंट और नेगेटिव तीनों को ही इसने ना एक डायग्राम में मर्ज करके दिखा दिया है। अब बात आती है इनकम इलास्टिसिटी जो हम पढ़ते हैं उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या क्या इम्पोर्टेंस है।
तो पहला है डिसीजन रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट। जो रेट होती है जिस पे जो इनकम बढ़ रही है डेवलप कंट्री में, वो रिजल्ट करता है कि उनकी वो इनकम बढ़े। ठीक है, मतलब जब रेट जिस पे जो इनकम बढ़ती है डेवलप कंट्री में, उससे क्या होता है, उनकी इनकम डबल हो जाती है, जैसे 20 से 25 सालों में। इवन इन अंडर डेवलप कंट्री लेके इंडिया में, जहाँ पे नेशनल इनकम बढ़ तो रही है, जो ग्रोथ रेट है ना वो इतनी स्टडी नहीं है डेवलप कंट्रीज से कंपैरिजन में। जो राइज होता है नेशनल इनकम में वो इतना अफेक्ट नहीं करता डिमांड को बहुत सारे गुड्स पर यूनिफॉर्मली। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दिस मतलब प्रोड्यूसर, ये जो एफर्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस डालते हैं, ये हेल्प करते हैं उन्हें रिकलेक्ट करने में रिसोर्सेज को अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में। ठीक है, ये इन्वेस्ट करते हैं मोर इन उन इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा जहाँ पे जो इनकम इलास्टिसिटी और डिमांड है वो एक से ज़्यादा होती है, और जो डिमांड होती है इन प्रोडक्ट की वो इंक्रीज होती है प्रोपोर्शनेटली इनकम के साथ। इट इज़ ऑन अकाउंट ऑफ दिस रीजन। जो इन्वेस्टमेंट होती है ना वो एक वाइड रेंज मतलब वाइड रेंज ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स रखते हैं, लाइक कार, स्कूटर, टेलीविजन वगैरह, वीसीआर वगैरह। इससे मतलब क्या होगा, कंट्री की प्रोग्रेस इंक्रीज होगी। लेकिन जहाँ इंडस्ट्रीज़ में लो इनकम इलास्टिसिटी है, तो कहता है कि जो डिमांड है ना वो क्या करती है, वो भाई उन इंडस्ट्रीज़ में कम इन्वेस्ट किया जाता है, वो कम स्लोली राइज होती हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इन्फीरियर क्वांटिटी के गुड्स वगैरह होते हैं। ठीक है, फिर बात आती है फोरकास्टिंग ऑफ डिमांड। जो नॉलेज होती है इनकम की इलास्टिसिटी और डिमांड की, वो यूज़ की जाती है फोरकास्टिंग में भी। ठीक है, कहता है कि फ्यूचर में क्या चेंजमेंट आएगा इकोनॉमिक एक्टिविटी में। ये एक्सरसाइज इसके लिए बहुत ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है। अगर जो चेंज है वो परमानेंट हो तो कहता है कि मान लिया जाएगा कि चेंज होगा। ठीक है, क्योंकि प्लान्ड है, हैबिट है, मॉडिफाई है। टेम्पररी चेंजेस होते हैं तो बहुत कम चेंजमेंट आता है डिमांड में, क्योंकि आपको ये लग रहा है, लगा लो फ्यूचर में परमानेंटली आपकी सैलरी बढ़ जाएगी तो डिमांड उसके अकॉर्डिंग शिफ्ट होगी, लेकिन टेम्पररी बेसिस पे होगा वो तो बहुत कम चांसेस हैं डिमांड में चेंजमेंट होने के, स्लोली होगी। क्लासिफिकेशन ऑफ कमोडिटी। तो इनकम इलास्टिसिटी और डिमांड पॉजिटिव होती है नॉर्मल टाइप पर, नेगेटिव होती है इन्फीरियर पर, ग्रेटर देन 1 होती है लग्जरीज पर, लेस देन 1 होती है एसेंशियल पर, और इनकम इलास्टिसिटी है ना वो 0 होती है न्यूट्रल, मतलब जो कंजप्शन है कमोडिटी लाइक साल्ट, मैच बॉक्स वगैरह। ठीक है, अब बात आती है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब इनकम सेंसिटिविटी एंड इनकम इलास्टिसिटी। अनदर कंसेप्ट जो यूज़ करते हैं हम मेजर करने में इफेक्ट इनकम चेंजेस का डिमांड पर अलग अलग कमोडिटी के, वो है इनकम सेंसिटिविटी। ये रेफर करता है रेशियो परसेंटेज चेंज में जो हो रहा है एक्सपेंडिचर पे इन टर्म ऑफ मनी एंड रुपी टू परसेंटेज चेंज इन इनकम। कॉन्ट्राडिक्शन में गई तो जो इनकम इलास्टिसिटी है ना वो मेजर करती है रेशियो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू परसेंटेज चेंज इन इनकम, जबकि जो इनकम इलास्टिसिटी है वो कंसर्न करती है चेंज इन फिजिकल जो भी गुड्स वगैरह परचेज किया एज ए रिजल्ट ऑफ इनकम चेंज, जबकि जो इनकम सेंसिटिविटी होती है वो डील करती है चेंज होना मनी में। ठीक है, या जो भी एक्सपेंडिचर कर रहे हैं हम टू द चेंज इन इनकम। सिंबॉलिकली अगर बात करें कोफिशिएंट ऑफ इनकम सेंसिटिविटी को, तो हम कैसे दिखाते हैं, टी से दिखाते हैं। तो परसेंटेज चेंज मनी रुपी जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं हम टी ड्यूरिंग पीरियड टी, और परसेंटेज चेंज जो भी आ रहा है डिस्पोजेबल इनकम में इस पीरियड के दौरान। तो जो पॉजिटिव इनकम सेंसिटिविटी होती है सजेस्ट करती है कि मोर देन प्रोपोर्शनेट इंक्रीज हुआ है एक्सपेंडिचर में इनकम के साथ। अगर जो इनकम सेंसिटिव नेगेटिव है ये इंप्लाई करती है कि जो कमोडिटी है वो इन्फीरियर है। जो नेगेटिव इनकम सेंसिटिविटी होती है जैसे बस सर्विस वुड मीन कि जो इनकम इंक्रीज होगी तो लोग अच्छी गाड़ी वगैरह, ऑटोमोबाइल सर्विसेज वगैरह लेंगे, टैक्सी सर्विसेज वगैरह लेंगे। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग डिमांड में बदलाव होगा। फिर क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जो म्यूचुअल रिलेशनशिप होती है ना चेंज इन प्राइस में और क्वांटिटी डिमांडेड में दो रिलेटेड गुड्स के, तो कहता है कि जो चेंज होता है प्राइस में एक गुड्स का वो कोज करता है चेंज इन द डिमांड ऑफ द रिलेटेड गुड्स। एग्जाम्पल के लिए जो चेंज होता है प्राइस में टी का ऑर्डिनरी क्या लेके आता है, चेंज इन डिमांड फॉर द कॉफ़ी। लाइक वो जो चेंज होता है प्राइस जो कार का वो डिमांड में पेट्रोल की। तो जो म्यूचुअल रिलेशन होता है ना अलग अलग क्वांटिटी डिमांडेड में जो भी चेंजमेंट आता है उनके प्राइसेस में, उससे जो दूसरे गुड्स पर जो इफेक्ट पड़ता है उसे ही बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक मेजर होता है जो प्रोपोर्शनेट चेंज आ रहा है क्वांटिटी डिमांडेड में गुड्स वाई के एज ए रिजल्ट ऑफ प्रोपोर्शनेट चेंज इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एक्स। तो गुड्स एक्स में क्या बदलाव आया गुड्स वाई के प्राइसेस में चेंजमेंट के कारण। अब बात आती है डिग्री ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में, क्योंकि अगर सब्स्टिट्यूट के प्राइस बढ़ते हैं तो जैसे कॉफ़ी के प्राइस बढ़ गए तो टी की डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है,
तो एक की डिमांड बढ़ेगी, अगर दूसरे के प्राइस बढ़ते हैं तो ये पॉजिटिव होता है। अपवर्ड स्लोपिंग भी है, ठीक है। नेगेटिव कब होगा, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में, क्योंकि एक अगर प्राइस बढ़ता है तो दूसरे की भी डिमांड घटती है, ठीक है, क्योंकि इनको हम ज्वाइंटली डिमांडेड गुड्स भी बोल सकते हैं, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ठीक है। जीरो इलास्टिसिटी और डिमांड, तो कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी और डिमांड वो जीरो होगी जब दो दो गुड्स है ना वो रिलेटेड ही नहीं है एक दूसरे से, चाहे जो प्राइस है वीट के वो कितने बढ़े घटे उससे है ना बुक्स की डिमांड पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसे बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी और डिमांड भी जीरो। तो ये तीनों में भाई इलास्टिसिटी किसमें, प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड जीरो होती है तो कितना भी चेंजमेंट है प्राइस से उससे डिमांड पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। लेस देन वन होती है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम परसेंटेज में चेंज हुई है जितना चेंजमेंट प्राइस में है। इक्वल टू वन होते हैं तो दोनों में चेंज सेम आया है। और ग्रेटर देन वन जब जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो ज़्यादा चेंज होती है प्राइस के कंपैरिजन में। इनकम इलास्टिसिटी और डिमांड कहता है कि नॉर्मल गुड्स के केस में पॉजिटिव रहती है, ठीक है, और जो इन्फीरियर गुड्स है उनके केस में नेगेटिव रहती है। लेस देन यूनिटरी तो रहती है, कहता है कि जब प्रोपोर्शनेट चेंज क्वांटिटी डिमांडेड में वो लेस हो जितना इनकम में आ रहा है, और ग्रेटर देन वन जब भी जो डिमांड है उसमें चेंजमेंट ज़्यादा हो इनकम से, ठीक है। फिर है क्रॉस इलास्टिसिटी, पॉजिटिव होती है सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में और कॉम्प्लीमेंट्री होती है नेगेटिव गुड्स के केस में, ठीक है। अब बात आती है प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड की इंपॉर्टेंस एंड बिजनेस मैनेजरियल यूजेज में। जो कंसेप्ट है ना प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड की वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस लेके आती है इंडस्ट्री वगैरह में, कॉमर्स वगैरह में। ये यूज़फुल नहीं है अंडरस्टैंड करना कि बहुत सारी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, लेकिन ये आल्सो हेल्प करती है डील करने में मैनेजरियल प्रॉब्लम के साथ, स्पेशली दोज। देखो पहला है सिग्निफिकेंस प्राइस डिटर्मिनेशन में। जो कंसेप्ट है ना प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड की डिटरमाइन करने में प्राइस को फॉलोइंग सिचुएशन, पहला है डिटरमाइन करना प्राइस को मोनोपोली में। एक मोनोपोलिस्ट है हमेशा ना कंसीडर करता है प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड को अपने प्रोडक्ट की, जब वो डिटरमाइन करता है इसकी इलास्टिसिटी को, ठीक है, वो फिक्स करता है लो प्राइस पर यूनिट। कहता है कि लो प्राइस का मतलब है ज़्यादा डिमांड होगी, ठीक है, इसीलिए कहता है कि डिमांड अगर इनइलास्टिक है तो मतलब वो बहुत ज़्यादा प्राइस फिक्स करेगा। तो ये याद रखो, देखो जब प्राइस कम होंगे, कम जब इलास्टिक डिमांड है तो वो प्राइस कम फिक्स करेगा मतलब ज़्यादा डिमांड है, लेकिन इनइलास्टिक डिमांड है तो वो हाई प्राइस फिक्स करेगा ताकि उन्हीं से ही वो ना कंसिडरेबल चार्ज वगैरह ले सके, ठीक है। प्राइस डिटर्मिनेशन, जब एक मोनोपोलिस्ट होता है वो अपने प्रोडक्ट को बेचता है डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पर अलग अलग कंज्यूमर से, मतलब एक ही प्रोडक्ट को अलग अलग प्राइसेस पे बेचे अलग अलग कंज्यूमर्स को, तो उसे बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो जितना ज़्यादा प्राइस चेंजमेंट आता है उतनी ज़्यादा डिमांड में इनइलास्टिक होते हैं। तो कहता है कि जो मोनोपोलिस्ट होता है वो प्रैक्टिस करता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की, जब जो इलास्टिसिटी और डिमांड अपने प्रोडक्ट के लिए वो अलग अलग यूजेस के लिए हो अलग अलग कंज्यूमर से। कहता है कि वो चेंज करता है, ज़्यादा प्राइस ही चार्ज करेगा उन कंज्यूमर्स से जिनकी जो डिमांड है वो इन इलास्टिक हो, और जो प्राइसेस होते हैं इन गुड्स के लिए कहता है कि लेस प्राइस फॉर दोज गुड्स। मतलब देखो जिनकी डिमांड इन इलास्टिक है उनके लिए वो ज़्यादा प्राइस फिक्स करता है, और जिनकी डिमांड इलास्टिक होते हैं उनके लिए कम प्राइस फिक्स करता है। एग्जाम्पल के लिए जो डिमांड है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वो चार्ज करता है हाइयर रेट इलेक्ट्रिसिटी की डोमेस्टिक यूज में, जबकि जो खेती वगैरह के लिए जो होते हैं वहाँ पे कम चार्जेस ले जाते हैं बिजली के। फिर प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ जॉइंट सप्लाई, जो गुड्स होते हैं जो प्रोड्यूस होते हैं एक साथ सेम एक्ट में प्रोडक्शन के उन्हें जॉइंट सप्लाई गुड्स बोलते हैं। एग्जाम्पल की कॉटन सीड्स, ऑयल केक्स वगैरह। तो इलास्टिसिटी और डिमांड होती है इन गुड्स की वो कंसिडरेशन में लेते हैं प्राइस को फिक्स करके। अगर जो डिमांड है कॉटन की वो इन इलास्टिक है तो कहते हैं कॉटन सीड्स की डिमांड इलास्टिक होगी, तो जो प्राइस है कॉटन के वो तो मोर होंगे और कॉटन सीड्स के कम होंगे। रिम्यूनरेशन फैक्टर, तो कहता है कि जो प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड होती है वो पहले से करती है इंपॉर्टेंट रोल थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसेस में, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा डिमांड मतलब अगर फैक्टर्स की डिमांड इनइलास्टिक है ना तो लेस मतलब ज़्यादा प्राइस फिक्स कर दोगे। देखो जो रिटर्न होता है मतलब हर फैक्टर प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है इलास्टिसिटी और डिमांड पे। अगर जो डिमांड फैक्टर प्रोडक्शन की वो इनइलास्टिक है तो प्राइस बहुत ज़्यादा होंगे, अगर इलास्टिक है डिमांड फैक्टर प्रोडक्ट की तो कम होंगे। तो ये याद रखो जिसकी डिमांड ज़्यादा है ना उसके प्राइस कम किए जाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बिके, क्योंकि अगर प्राइस बढ़ा दोगे तो कंज्यूमर खरीदना बंद कर देंगे, और अगर प्राइस मतलब डिमांड कम है तो मतलब इनइलास्टिक है तो प्राइस ज़्यादा फिक्स करोगे। डंपिंग का मतलब होता है सेल करना प्रोडक्ट को फॉरेन मार्केट में डिफरेंट प्राइसेस पे डोमेस्टिक मार्केट में। जो डंपिंग होता है वो यूज़फुल होता है, ठीक है, जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो। सेलर है ना उसे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा अगर वो किसी इनइलास्टिक डिमांड के बेस पे बेच रहा है।
अब इम्पोर्टेंस क्या है गवर्नमेंट की पॉलिसी डिटर्मिनेशन है, एडवांटेजेस टू फाइनेंस मिनिस्टर। तो जहाँ पे इलास्टिक डिमांड होगी ना वहाँ पे कम टैक्स लिया जाए। तो ये बोल रखा है जो प्लानिंग करते हैं ना नए टैक्सेस वगैरह की, तो फाइनेंस मिनिस्टर देखता है इलास्टिसिटी और डिमांड को। जो टैक्सेस होते हैं जिनकी इलास्टिक डिमांड होती है वहाँ पे तो कहता है कि जो टैक्सेस होते हैं जहाँ पे इलास्टिक डिमांड होती है वहाँ पे कम मिलता है, क्योंकि कम टैक्स चार्ज किया जाता है। क्योंकि अगर टैक्सेस बढ़ा दोगे तो प्राइस बढ़ जाएंगे, प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो डिमांड घट जाएगी। इसीलिए जहाँ पे लेस डिमांड है मतलब कम रिवेन्यू है, तो कहता है कि जो गुड्स होंगे इन इलास्टिक डिमांड पे वहाँ पे टैक्सेस ज़्यादा होते हैं। नो प्राइस प्राइस बढ़ेंगे और भी, लेकिन लोग तो उसको खरीदेंगे ही जब पहले से ही प्राइस हाई हैं, पहले से डिमांड इन इलास्टिक है। ठीक है, फिर बात आती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बर्डन ऑफ टैक्सेस। तो कहता है कि जो डिमांड इन इलास्टिक होती है ना वहाँ पे मोर इनडायरेक्ट टैक्सेस का बर्डन होता है। कहता है कि जो कंसेप्ट है प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड की वो इंपॉर्टेंट है डिटरमाइन करने में बर्डन इनडायरेक्ट टैक्सेस का, लाइक सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी वगैरह, तो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर पे। तो कहता है कि अगर जो डिमांड है वो इन इलास्टिक है तो बर्डन होगा इनडायरेक्ट टैक्सेस को ज़्यादा होगा कंज्यूमर पे। जो प्राइसेस होते हैं गुड्स के वो बढ़ेंगे अगर हम टैक्सेस को लगा देते हैं। लेकिन जब डिमांड इन इलास्टिक है तो विल नॉट कॉन्ट्रैक्ट। अगर कहता है कि इस सिचुएशन में जो बर्डन होता है प्रोड्यूसर का वो कम होता है। ऑन द अदर हैंड अगर जो डिमांड है इलास्टिक है तो बर्डन होगा इनडायरेक्ट टैक्सेस का, वो ज़्यादा होगा प्रोड्यूसर पे। ठीक है, तो ये याद रखना कि इलास्टिक डिमांड के केस में बर्डन ज़्यादा होता है किसका, इनडायरेक्ट टैक्सेस का। अब है इम्पोर्टेंस फॉर द पॉलिसी ऑफ नेशनलाइजेशन। जो एक पॉलिसी होती है बाई विर्चू ऑफ जब इंडस्ट्री या इंटरप्राइज है वो ओनरशिप के अंदर आती है, कंट्रोल के अंदर आती है, मैनेजमेंट के अंदर आती है गवर्नमेंट की, इसे बोलते हैं पॉलिसी ऑफ नेशनलाइजेशन। जो गवर्नमेंट है ना नेशनलाइज करती है उन इंटरप्राइज की जहाँ पे जो डिमांड है ना उनके प्रोडक्ट की इन इलास्टिक, एग्जाम्पल के लिए इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, वाटर, टेलीफोन वगैरह। लेकिन प्राइस जो इन सर्विसेज के है ना वो हाई किए जा सकते हैं। लेकिन अगर इंटरप्राइज है वो अलाउ करता है, रन करेगा प्राइवेट इंटरप्रेन्योर्स के द्वारा, तो एक्सप्लोइट करेंगे कंज्यूमर्स को प्राइस को बढ़ा करके। तो प्रोटेक्ट करने के लिए कंज्यूमर्स को इनके अगेंस्ट पे हम नेशनलाइज कर देते हैं इनको पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के रूप में। प्राइस कंट्रोल पॉलिसी जो गवर्नमेंट है वो ध्यान में रखती है इलास्टिसिटी और डिमांड को कमोडिटी के लिए इम्पोज करने से पहले स्टैच्यूटरी प्राइस कंट्रोल को। सिमिलरली स्टेबलाइज करने के लिए प्राइस एग्रीकल्चर गुड्स के जो गवर्नमेंट है वो जानती है लेवल ऑफ डिमांड का एंड इलास्टिसिटी और कोफिशिएंट का। तो कहता है कि जहाँ पे लार्ज स्टॉक हो जाता है और प्राइसेस गिरते हैं तो गवर्नमेंट फॉलो करती है पॉलिसी ऑफ आउटपुट कंट्रोल को। लेकिन शॉर्टेज के पीरियड के दौरान एंड राइजिंग प्राइसेस के दौरान ये फॉलो करती है पॉलिसी ऑफ प्रोक्यूरिंग स्टॉक इन सरप्लस एरियाज ऑफ डिस्पोजिंग इन डेफिशिएट एरिया। कहता है कि जो गवर्नमेंट है वो ध्यान में रखती है इलास्टिसिटी और डिमांड को उन कमोडिटी के लिए स्टैच्यूरी प्राइस लगाने से पहले। तो कहता है कि जब वो प्राइसेस को स्टेबलाइज करना चाहती है एग्रीकल्चर गुड्स वगैरह के, तो गवर्नमेंट देखती है लेवल ऑफ डिमांड कितना है। ठीक है, तो अगर कहता है कि लार्ज स्टॉक हो प्राइसेस गिर रहे हैं तो गवर्नमेंट क्या करती है पॉलिसी ऑफ आउटपुट कंट्रोल को फॉलो करके चलती है। ठीक है, क्योंकि शॉर्टेज के दौरान तो वैसे ही प्राइसेस बढ़ जाते हैं, वहाँ पे वो प्रोक्यूरिंग स्टॉक को लेके चलती है। अब बात आती है फिक्स्ड रेट ऑफ एक्सचेंज। जब फिक्स किया जाता है एक प्रॉपर रेट ऑफ एक्सचेंज करेंसी के लिए तो गवर्नमेंट है ना वो ध्यान में रखती है, वो हेल्प लेती है जो भी कंसेप्ट इलास्टिसिटी और डिमांड की उनको लेती है, लाइक रिवैल्यूएट करे या डिवैल्यूएट करे जो भी करेंसी है उसको। तो गवर्नमेंट है ना वो स्टडी करती है इम्पैक्ट इनका। इलास्टिसिटी और डिमांड होती है इसके एक्सपोर्ट के लिए इम्पोर्ट के लिए, वो हैंडी है एनालाइज करने में इसके इम्पैक्ट को। प्रोटेक्शन टू इंडस्ट्री जो गवर्नमेंट है वो प्रोटेक्शन देती है इंडस्ट्री को अगर ये फील करती है कि जो इंडस्ट्री है वो फेस नहीं करेंगे फॉरेन कंपटीशन को। वाइल गिविंग प्रोटेक्शन या सब्सिडी देते टाइम इंडस्ट्री को जो गवर्नमेंट वो ध्यान में रखती है इलास्टिसिटी और डिमांड को। ठीक है, कहता है कि उन इंडस्ट्रीज को ज़्यादा प्रोटेक्शन दिया जाता है जिनकी डिमांड है ना इलास्टिक है, और उनको मतलब या तो दिया नहीं जाता, बहुत कम प्रोटेक्शन दिया जाता है जहाँ पे डिमांड है ना वो लेस इलास्टिक है। डिमांड फोरकास्टिंग कहता है कि जब भी प्राइसेस होते हैं या क्रॉस इलास्टिसिटी है ये यूजफुल होते हैं प्राइसेस की फोरकास्ट करने में। जो इनकम इलास्टिसिटी हम उसको यूज़ कर सकते हैं फोरकास्ट करने में डिमांड की प्रोडक्ट के लिए फ्यूचर में। कहता है कि अगर जो प्रोडक्शन प्लानिंग है जो मैनेजमेंट है लॉन्ग रन में वो डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, नॉलेज पर इनकम इलास्टिसिटी की। अगर कहता है कि जो बिजनेस है वो फाइंड आउट करता है कि जो चेंज आ रहे हैं इनकम लेवल में और डिमांड में वो क्या है, फिक्स करना रेल फ्रेट चार्जेस। कहता है कि जो रेलवे सर्विसेज होते हैं वो अगर उनकी इलास्टिक डिमांड है, कोई सब्सिट्यूट अवेलेबल ना हो रोड ट्रांसपोर्ट वगैरह का, तो रेलवे ना हाई प्राइस फिक्स करता है। लेकिन अगर सब्सिट्यूट वगैरह अवेलेबल है जहाँ पे डिमांड इलास्टिक है तो वहाँ पे कम प्राइसेस फिक्स करके चलता है। ठीक है, वेज डिटर्मिनेशन लेबर ऑर्गेनाइजेशन जब भी वेजेस लेती हैं फॉर देयर मेंबर्स तो वे फिक्स करती हैं ऑलवेज, तो वो ध्यान में रखती है इलास्टिसिटी और डिमांड की उनकी सर्विसेज। अगर डिमांड है लेबर्स की इलास्टिक है
तो कम वेजेस फिक्स की जाएँ फॉर देयर वेजेस हाइक इन रिमोव ऑन द अदर डिमांड ऑन सर्विस की इन इलास्टिक है। तो कहता है कि जो लेबर यूनियन है सक्सीड करेंगे कि उनकी वेजेस बढ़ाई जाएँ। इंटरनेशनल ट्रेड जो कंसेप्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वो इम्पोर्टेंट है। इंटरनेशनल ट्रेड में भी एक जो कंट्री है वो फ़ायदा ले सकते हैं प्राइस को इंक्रीज करने का अपने एक्सपोर्ट के, अगर जो डिमांड है वो इन इलास्टिक हो। लेकिन अगर इम्पोर्टिंग कंट्री की डिमांड इलास्टिक है तो जो प्राइसेस होते हैं कहता है कि वो रिड्यूस हो जाएंगे और इंक्रीज करेंगे टोटल एक्सपोर्ट्स को। ठीक है। पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी जो कहता है कि ये कनेक्टेड है एग्रीकल्चर से जानने के लिए। ये वेल की जो डिस्पाइट गुड्स हार्वेस्ट अच्छी हार्वेस्ट होने के बाद भी कई जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं उनका जो रिटर्न होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। मतलब मोर प्रोडक्शन इंस्टेड ऑफ यील्डिंग मोर इनकम। एक्चुअली जो यील्ड होता है वो लेस इनकम देता है। इस सिचुएशन में पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी आती है। तो रीजन क्या है इसका कि डिमांड तो ज़्यादा ही है, मतलब भाई हर कोई खरीदता है। तो फॉर मोस्ट जो फर्म प्रोडक्ट होते हैं वहाँ पे इनइलास्टिक होगा डिमांड, तो जो सप्लाई होगी इन प्रोडक्ट की वो इंक्रीज होगी। तो कहता है कि उनके प्राइसेस गिरेंगे। इसीलिए वो कहता है कि उनकी जो डिमांड है वो कोरस्पॉन्डिंगली भाई एक्सटेंड नहीं होती, इसके कारण जो रिवेन्यू होता है वो गिर जाता है। ठीक है। तो वो ध्यान में रखते हैं कि भाई पॉवर्टी यही तो रीजन है। अब बात आती है एम्प्लॉयमेंट पे इफेक्ट ऑफ ऑटोमेटिक मशीन ऑन एम्प्लॉयमेंट डिपेंड अपॉन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द गुड जो प्रोड्यूस किए जाते हैं इन मशीनों के द्वारा। इनिशियली जो यूज़ होते हैं इन मशीनों का वो अनएम्प्लॉयमेंट लेके आता है, प्राइसेस होते हैं इन गुड्स के गिर जाते हैं। अगर जो डिमांड है इन गुड्स की वो इलास्टिक होगी तो कहता है कि कम प्राइसेस फिक्स करेंगे। ठीक है। और डिमांड इंक्रीज होगी। ग्रेटर डिमांड किसको, ग्रेटर प्रोडक्शन को लेके आएगी, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट को लेके आएगी। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर जो डिमांड है इन गुड्स की जो प्रोड्यूस हुए हैं ऑटोमेटिक मशीन वगैरह वो इन इलास्टिक हो तो कहता है कि डिस्पाइट देयर फॉल इन प्राइसेस कोई इंक्रीज नहीं होगा इनके डिमांड में। ठीक है। नो नीड फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन एंड जिससे क्या आएगा जनरेट भी नहीं होगा एम्प्लॉयमेंट। इफेक्ट ऑफ चेंज इन सप्लाई जो इफेक्ट होता है चेंज इन सप्लाई प्राइसेस पे वो डिपेंड करता है इलास्टिसिटी और डिमांड पे। अगर जो डिमांड है इलास्टिक है तो इंक्रीज करेंगे सप्लाई को, ग्रेटली इंक्रीज द क्वांटिटी सप्लाइड। बट जहाँ पे स्मॉल इफेक्ट पड़ता है प्राइसेस पे तो प्राइस है ना वो ज़्यादा नहीं गिरेंगे। हावेवर जो डिमांड है इन इलास्टिक हो तो इंक्रीज इन सप्लाई विल लीड टू ग्रेट फॉल इन प्राइसेस। एडवर्टाइजमेंट एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो एडवर्टाइजिंग है उसमें वो सारी एक्टिविटीज आती हैं जिससे है ना बाई विच विजुअल और ओरल मैसेजेस हम उनको एड्रेस कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं रिस्पोंडेंट को फॉर द पर्पज ऑफ इन्फॉर्मिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग दैम कि वो प्रोडक्ट को खरीदे सर्विसेज को ले। ठीक है। फेवरली तो क्या क्या फंक्शंस होते हैं, पहला है टू शिफ्ट द डिमांड का टू द राइट या टू रिड्यूस द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो मेन पर्पज क्या है एडवर्टाइजिंग का, पुश करना सेल को। हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं क्यों, हमारी डिमांड को बढ़ाने के लिए, सेल्स को बढ़ाने के लिए। ठीक है। साइलेंट फीचर ये है कि सर्टेन अमाउंट ऑफ सेल्स वो पॉसिबल है बिना एडवर्टाइजिंग के। अदर थिंग्स प्राइस क्वालिटी चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिमिलर है, फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं सेल्स को वो सेम रहते हैं। इनका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है एक्सटेंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट के साथ, वॉल्यूम ऑफ सेल्स के साथ। इसीलिए एक्सपेंडिचर में इंक्रीज किस एडवर्टाइजमेंट पे ये लाइकली है कि वो लीड करेगा सेल्स बढ़ेगी। अप टू ए पॉइंट जो इंक्रीज होता है एडवर्टाइजमेंट उससे क्या होता है प्रोपोर्शनेट इंक्रीज होता है सेल्स में। लेकिन इस पॉइंट के बाद इंक्रीज होता है अगर एडवर्टाइजमेंट तो इससे क्या होता है लेस प्रोपोर्शनेट इंक्रीज होता है सेल्स में। ठीक है। स्टैचुरेशन पॉइंट तक। एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी और डिमांड जो एक्सपेंशन होता है ना डिमांड का एडवर्टाइजमेंट के थ्रू और अदर प्रमोशनल एफर्ट्स के थ्रू वो मेजर कर सकते हैं हम एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी और डिमांड से, या प्रमोशनल इलास्टिसिटी को भी बोल देते हैं। तो प्रमोशनल इलास्टिसिटी मेजर करता है रिस्पॉन्सिवनेस डिमांड की जो चेंजमेंट आ रहा है एडवर्टाइजमेंट के कारण या प्रमोशनल एक्सपेंसेस में। जो फॉर्मूला इसका है प्रोपोर्शनेट चेंज इन सेल्स डिवाइड बाई प्रोपोर्शनेट चेंज इन एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर। तो सेल्स एडवर्टाइज ऊपर जुड़ेगी ये घटेगी तो डिवाइड का साइन मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो उल्टा हो जाएगा। फैक्टर अफेक्टिंग एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी जो स्टेज है ना प्रोडक्ट मार्केट डेवलपमेंट की, वेदर ये न्यू सेल्स से रिलेटेड हो या जो भी प्रोडक्ट है जो ग्रो हो रहे हैं मार्केट में जो एस्टेब्लिश करेंगे मार्केट। जो एक्सटेंट है जिसमें जो कॉम्पिटिटर्स है रिएक्ट करते हैं कंपनी के एडवर्टाइजमेंट पे या तो और ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ सकती है ताकि सेल्स एफर्ट बढ़े। अगर जो क्वांटिटी है क्वांटिटी ऑफ एडवर्टाइजमेंट है प्रोडक्ट की वो सुपीरियर है 5 से एंड एट प्रेजेंट ये सुपीरियर है कंपटीटर से भी तो एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी है वो हाई होगी। ठीक है। कहता है कि जो इन्फ्लुएंस रहता है नॉन एडवर्टाइजिंग डिटरमिनेंट्स का डिमांड पर लाइक एज ग्रोथ ट्रेंड वगैरह प्राइस इनकम वगैरह। तो एंड द जो एक्सटेंट होता है जिसमें ये सक्सेसफुली डिटरमाइन कर सकते हैं विद व्यू टू एलिमिनेटिंग देयर इफेक्ट इन डिमांड एनालिसिस। जो टाइम इंटरवल होता है वो इलैप्स होता है बिटवीन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर एंड रिस्पॉन्सिव सेल टू द एक्सपेंडिचर। जो डिफिकल्ट होता है प्रिडिक्ट करना क्योंकि डिपेंड करता है टाइप ऑफ द प्रोडक्ट पे मेथड एडवर्टाइजमेंट पे। जो डिले होता है इफेक्ट ऑफ द कंपनी पास एडवर्टाइजमेंट पे एक्सटेंड टू विच इट अफेक्ट
करंट एंड फ्यूचर सेल्स। ठीक है, तो ये इसमें बताया गया है। तो ये हमारा चैप्टर था। थैंक यू।